Hello students, you are welcome at Physics Academy JE. I am Vivek Johri, your physics teacher. Now, I am making a video on the topic equivalent capacitance. We will discuss some problem when we are going to find the equivalent capacitance. Topic is equivalent कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में हमें ये डिसाइड करना होता है कि ये सर्किट का ये हिस्सा, ये पार्ट सीरीज कॉम्बिनेशन में है या पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में किस तरीके डिसाइड करते हैं? अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो एक कैपेसिटर की फर्स्ट कैपेसिटर की सेकंड प्लेट सेकंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट होगी। ऐसे ही सेकंड कैपेसिटर की सेकंड प्लेट थर्ड की फर्स्ट से, एंड सो ऑन। इसकी सेकंड नेक्स्ट के फर्स्ट से, नेक्स्ट की सेकंड थर्ड के फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट होगी। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन कहलाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट C होगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। दिस इज C इक्विवेलेंट। एक होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन द फर्स्ट प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर, जितने भी कैपेसिटर हैं उनकी एक एक प्लेट विथ कनेक्टेड विद वन कॉमन पॉइंट। इनमें से कोई ऐसा ना हो कोई प्लेट छूट जाए। इन तीनों की ही एक एक प्लेट कॉमन पॉइंट ए से कनेक्ट है और सभी की सेकंड प्लेट अनदर कॉमन पॉइंट बी से कनेक्ट है। तो इस तरीके का अगर अरेंजमेंट है तो ये कहलाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। और इसमें C इक्विवेलेंट आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ये तो रहे टू बेसिक फार्मूले, वन फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, अदर फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज में फर्स्ट कैपेसिटर की सेकंड प्लेट सेकंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट होगी और सेकंड प्लेट ऑफ द सेकंड कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद द फर्स्ट प्लेट ऑफ द थर्ड कैपेसिटर। द सेकंड प्लेट ऑफ द थर्ड कैपेसिटर will be connected with the first plate of fourth one capacitor। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज में क्या लगाएंगे? the 1/C equivalent is equal to 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3। पैरेलल में क्या होगा? the one plate या first plate of each capacitor is connected with one common point A and second plate of each capacitor will be connected with another common point, एक दूसरा कोई और common point। तो इस तरीके का पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगा। और C इक्विवेलेंट होगा C1 प्लस C2 प्लस C3। इसमें प्रॉब्लम सॉल्व करते समय अगर केस केवल दो ही कैपेसिटर का है, सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर आपके पास केवल दो कैपेसिटर हैं तो 1/C1 प्लस 1/C2 होगा। इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका C1 C2/C1 प्लस C2। तो कई जगह प्रॉब्लम में आप डायरेक्टली इसे अप्लाई कर सकते हो। तो अभी हम जितने भी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे उसमें समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हम डिसाइड कैसे करते हैं, उसको देखिए। एक कॉमन क्वेश्चन लिख रहा हूं, फाइंड द इक्विवेलेंट
कैपेसिटेंस बिटवीन A and B. Find the equivalent capacitance between A and B. Given capacitance of each capacitor is C. जितने भी हमने यूज किए, मैं शायद दोबारा लिखूं नहीं, लेकिन ये कॉमन है क्वेश्चन कि हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है, C है। अब आप देखिएगा क्वेश्चन 1। हमें A और B के बिटवीन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। अब यहां पर एक पॉइंट दिमाग में रखने वाली बात है, जब तक हम किसी कैपेसिटर की प्लेट को क्रॉस ना करें, यानी कि उसकी एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ जंप ना करें, तब तक आप अपने दिमाग में पॉइंट का नाम एक रख सकते हो। आपको वो सारे पॉइंट एक ही दिखाई देना चाहिए। इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये पॉइंट भले ही नहीं लिखा है, ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, इस लाइन पर सभी पॉइंट, इस कनेक्शन पर सभी पॉइंट ए है, क्योंकि आपने अभी तक इस पाथ पर कोई भी प्लेट, एक प्लेट से दूसरे प्लेट जंप नहीं किया। इसी तरीके से इस लाइन पर सभी पॉइंट ये या ये सभी क्या है, बी है। अब आप ध्यान से देखिए, कुल मिलाकर देयर आर 3 कैपेसिटर्स, सभी की एक एक कैपेसिटर, डिजाइन पे मत जाइए, ए से कनेक्ट है, ये भी ए है पॉइंट, ये भी ए है, ये भी ए है, इसकी ये प्लेट, इसकी ये प्लेट, इसकी ये प्लेट ए से कनेक्ट है। पहले कैपेसिटर की ये प्लेट, ये वाली बी से है। इसका सीधा मतलब क्या हुआ, ऑल आर इन पैरेलल। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C प्लस C प्लस C, आंसर इज 3C। ये रहा इसका आंसर, और शायद ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेगा सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन समझने में। अब मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं, ध्यान से देखिएगा। You have to find the equivalent capacitance between A and B. अब आप दिमाग लगाइए कि मैंने क्या कहा था आपसे, कि जब तक आप एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक जंप नहीं करोगे तब तक पॉइंट वही रहेगा। यानी कि ये पॉइंट भी बी है, ये भी बी है, भले ही ना लिखा हो, ये भी बी है, ये भी बी है, ये भी बी है, ये सारे पॉइंट यहां पर बी हैं। क्यों? क्योंकि आपने इस पाथ पर अगर आप चलेंगे तो आपने प्लेट को क्रॉस नहीं किया। अब आप हिसाब लगाइए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, डिजाइन पे मत जाइए कि मुड़कर वायर कनेक्ट हुआ या सीधा वायर कनेक्ट हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी या देयर आर 4 कैपेसिटर्स and one plate of each capacitor is connected with A, and second plate of each capacitor is connected with B। ध्यान से देखिए इस फिगर को, एक 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 और ये A से कनेक्ट है,
ये डबल टिक वाली मैंने जो दिखाया है, आप भले टिक मत बनाइएगा, समझाने के लिए मैंने टिक किए हैं, ये आपके बी से कनेक्ट है। तो क्या मतलब हुआ? ऑल आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सी इक्विवेलेंट डायरेक्ट लिख रहा हूं, सी प्लस सी कितनी बार लिखूं? आंसर इज 4C। तो ये तरीका रहा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। उम्मीद करता हूं ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे आपके। क्वेश्चन 3, सभी में ये सेंटेंस कॉमन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। अब आप हिसाब लगाइए कि आपकी इस फिगर में आपको कौन कौन से पॉइंट ए दिखाई दे रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, ए कौन कौन सा है। जब तक आप एक प्लेट से दूसरी प्लेट जंप नहीं करोगे तब तक पॉइंट का नेम सेम रहेगा। ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। आप चाहो तो सारे ए लिख सकते हो। ये बी है, ये भी बी है, ये भी बी है, ये भी बी है और ये भी पॉइंट बी है। अब आप हर एक कैपेसिटर की एक एक प्लेट को देखिए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ए से कनेक्ट है। चेक करिए आप। मैं टिक नहीं लगा रहा, आप ध्यान से देखिए कि एक एक प्लेट ए से कनेक्ट है। अब कह रहे सर इस पर टिक नहीं लगा रहे हैं, टिक लगाते तो आसानी समझ में आता। चलिए सिंगल टिक लगा रहा हूं ए से कनेक्शन के लिए। 1 2 3। डबल टिक लगा रहा हूं बी से कनेक्शन के लिए। अब चेक कर लिए। अगर इसका आप यानी कि ऑल आर इन पैरेलल, ऑल आर इन पैरेलल, अगर इसका सिंपल फॉर्म हम शो करना चाहें, अगर आपको लगता है तो इस जब इक्विवेलेंट निकालते हैं तो जो क्वेश्चन पेपर है उसमें इसकी सर्किट की जो शक्ल है, फॉर्म है, वो आपको थोड़ी सी हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे, लेकिन सिंपलिसिटी आपको ढूंढनी है। उसका सिंपल स्केच आपको तैयार करना है। मैं आपको इसी का, सेम ही है सर्किट, इलेक्ट्रिकली कुछ चेंज नहीं हुआ, बस ये तार के जो कनेक्टिंग वायर लगे हैं उनकी डिजाइन चेंज हुई। जरा ध्यान से देखिएगा। यहां लिख लिए ए या यहां लिख लिए, वो आपकी मर्जी। ये बी लिख लिए। इन दोनों सर्किट में किसी तरीके का कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। तो सी इक्विवेलेंट कितना हो गया भाई? सी प्लस सी प्लस सी। सी इक्विवेलेंट इज 3C। आपके पास सी इक्विवेलेंट कितना आ गया? 3C। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और ये डिसाइड भी कर सकते हो कौन सा सीरीज में है और कौन सा पैरेलल में है। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं।
प्रॉब्लम नंबर 4। अब आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। ध्यान से देखिएगा, ये ए है, आगे जंप हो रहा है, ये ए नहीं होगा। ये बी है लेकिन प्लेट जंप हो रही है, ये बी नहीं होगा। चलिए हम यहां पर दो सप्लीमेंट्री पॉइंट, यहां पर दो और अपने पास से पॉइंट मान लेते हैं। एक मान लिया हमने P और एक मान लिया Q। अब P और Q के बीच केवल, यानी जरूरी नहीं है कि हम पूरे सर्किट को एक ही बार में एनालाइज कर दें। इसका जो भी हिस्सा, जो भी पार्ट सबसे सिंपलेस्ट होता है उसे हम पहले सॉल्व करते हैं। तो आप देखिए इसका जो P और Q, PQ जो पोर्शन है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। हम P और Q के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आसानी से निकाल सकते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 3 के हिसाब से ही है। अगर आप ध्यान से देखिए, ये P तो ये भी P, ये भी P, ये भी P, ये Q तो ये भी पॉइंट Q, ये भी पॉइंट Q। तो कैपेसिटर, कुछ नामकरण संस्कार कर दें इनका, C1, C2, C3, C4, C5। तो इस सर्किट का सबसे सिंपलेस्ट पार्ट यहां पर हम कंसीडर करेंगे और यहां पर सबसे सिंपलेस्ट दिख रहा है कि C2, C3 एंड C4 आर इन पैरेलल। C2, C3 एंड C4 आर इन पैरेलल। अगर आप इसका सिंपल फॉर्म यहां पर शो करना चाहें तो मैं आपको दिखाता हूं। ये C1, C2, C3, C4, C5। अगर क्वेश्चन पेपर अगर इस तरीके से देता तो आप शायद ज़्यादा आसानी से कर देते। इसकी शक्ल आपको डिसाइड करने में शायद थोड़ी सी तकलीफ होती, लेकिन 12th स्टैंडर्ड पर क्वेश्चन ये आएगा तो सिंपल कैटेगरी में कल आएगा, ये थोड़ा सा एवरेज हो जाएगा कि मतलब थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको कि कौन से सीरीज में। तो ये और ये दोनों सर्किट सेम हैं, इनमें कोई भी इलेक्ट्रिकली डिफरेंस नहीं है और इसकी वायर की बेंडिंग से इलेक्ट्रिकली कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा। आप शक्ल मोड़ इसकी चेंज कर रहे हैं वायर का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर कितना आया, C2, C3 एंड C4 आर इन पैरेलल। ये काय में है, पैरेलल में है। तो इनका इक्विवेलेंट हमारा डायरेक्ट आंसर नहीं है, इसलिए आप इक्विवेलेंट कितना मान सकते हो, C डैश। C डैश इज इक्वल टू C प्लस C प्लस C। C डैश इज इक्वल टू 3C। यानी हम P और Q के बीच इन 3 कैपेसिटर के प्लेस पर केवल एक ही कैपेसिटर लगा सकते हैं, वो कितने का, 3C का। अगर आप फिर से इसको दिखाना चाहें तो ये आया आपके पास, ये A है, ये B है, ये C1 है, ये C डैश है और ये C5 है। C1, C डैश एंड C5 आर इन सीरीज। तो लास्ट है ये आपका, तो C इक्विवेलेंट लिख लिए 1/C 1/3C प्लस 1/C।
आगे शायद आप सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए आप कर लीजिएगा, सी इक्विवेलेंट फाइंड कर लीजिएगा और ये सवाल इस तरीके से होगा। और यहाँ दिक्कत आ रही होगी, आपको आनी तो नहीं चाहिए, 3C LCM है, ये 3C आएगा, ये C आएगा, ये 3C आएगा, सॉरी ये 3 आएगा, ये 1 आएगा, 3 1 एंड 3, तो कितना आ जाएगा आपका 3 3 6 7, 3C/7, C इक्विवेलेंट आएगा 3C/7, ये आंसर आया आपका। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये रहा आपका प्रॉब्लम नंबर 4। आगे बढ़ते हैं और प्रॉब्लम 5 को डिस्कस करते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, मैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पर यहाँ आपको केवल प्रॉब्लम्स के लेक्चर अपलोड करूँगा, और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे अपनी प्रॉब्लम मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें, जिससे मैं सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रही होगी। फिलहाल कुछ प्रॉब्लम जो मैं समझता हूँ ये कॉमन है और आपको जाननी चाहिए, आपको आना चाहिए, वो आप देख लीजिए। प्रॉब्लम नंबर 5। A B, C क्या होगा आंसर, सोचिए। All are in series. The answer is C/3। तो इतना आसान था ये क्वेश्चन कि आंसर कितना आ रहा है, C/3। सभी लोग कर सकते थे जो आप लोग वीडियो देख रहे हो। 1 2 3 दे आर इन सीरीज एंड 1/C इक्विवेलेंट 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, आंसर विल कम C/3। आप लोग एक ब्लंडर मिस्टेक कर गए यहां पर जल्दीबाजी में। इसका आंसर C/3 नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये इसका इक्विवेलेंट C/3 नहीं है। पहले आप समझ लिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर आप फाइंड कर रहे हो तो सर्किट की आखिर वो कौन सी क्वालिटी या प्रॉपर्टी है जिसे आप यहां पर कैलकुलेट कर रहे हो, वो है उस सर्किट के द्वारा चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी। क्योंकि कैपेसिटर उस डिवाइस को कहते हैं जो एक सफिशिएंट अमाउंट चार्ज का स्टोर कर सकता हो। तो चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी आप यहां पर कैलकुलेट कर रहे हो, जिसे आप कह रहे हो कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। अब जरा ध्यान से देखिए, कैपेसिटेंस नंबर C2 की दोनों प्लेट एक कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट हैं। ये कनेक्टिंग वायर जितने भी लगे होते हैं कनेक्टिंग वायर माने। C2 की दोनों प्लेट कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट हैं, तो इसकी दोनों प्लेट पर चार्ज डेवलप नहीं हो पाएगा, इंड्यूस नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम होगा एक प्लेट पर पॉजिटिव होता है, दूसरी प्लेट पर उसके नेगेटिव होता है, और ये दोनों वायर से कनेक्ट हैं, चार्ज कैंसिल कर देंगे। और ये कैपेसिटर फिजिकली दिखाई दे रहा है मगर इलेक्ट्रिकली चार्ज स्टोर नहीं कर सकता। अगर ये चार्ज स्टोर कर ही नहीं सकता तो फिर हम इसकी कैपेसिटेंस भले ही लिखी हुई है लेकिन इसमें एबिलिटी नहीं है चार्ज स्टोर करने की। क्यों नहीं है? देखिए, अगर मान लिए एक कैपेसिटर है, इस पर प्लस क्यू है, इस पर माइनस क्यू है, प्लेटों विद सेपरेशन है। अब आपने क्या करा, एक वायर जोड़ दिया, तो प्लस क्यू और माइनस क्यू कंडक्शन के थ्रू एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और
जो भी चार्ज डेवलप होने की कोशिश होगी इंडक्शन की, लेकिन चार्ज कैंसिल हो जाएंगे, यानी फाइनली ये कैपेसिटर चार्ज स्टोर नहीं कर सकता। फिर इसका मतलब अगर आप यहां पर एक लाइन लिखना चाहें, लिख सकते हैं द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर C2 आर कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर, सो इट कांट स्टोर द चार्ज, हेंस ओनली C1 एंड C2, यह वायर मान लिए कि चार्ज यहां से फ्लो होगा, इस पे स्टोर नहीं होगा, तो अगला यहां पर आएगा, तो एक यहां पर स्टोर होगा और एक यहां होगा। C2 एंड C3 आर इन C1 एंड C3 आर इन सीरीज, देन C इक्विवेलेंट 1/C इक्विवेलेंट 1/C आप सॉल्व कर लीजिएगा, इट विल कम C/2। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस तरीके से होगा। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, वो देखिएगा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, one capacitor, two 4 8 capacitors, so on infinite। अब आप ध्यान से देखिए कि ए बी की पहली ब्रांच में एक ही है, सी है वैल्यू, फिर 2 है अगली में, फिर इसमें 4 है, 8 है, फिर 16 होगा, फिर 32 होगा, चलता चला जा रहा है, रुक नहीं रहा है। और आपको ए और बी के बीच कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। अब आप बताइए इस ब्रांच पे कितनी है, सी, इस ब्रांच पे कितनी होगी इक्विवेलेंट, सीरीज में है 2 है, C/2, ये कितनी होगी C/4, यहां कितनी होगी C/8, और ये सभी क्या है, पैरेलल है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं C इक्विवेलेंट, पहली ब्रांच की C, फिर C/2, फिर C/4, C/8 प्लस सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। कहां तक जा रहा है ये, इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब इसमें से आप क्या करिए, C को कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस 1/2, 1/4, 1/8 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। जो भी ये वीडियो बायो स्ट्रीम के बच्चे देख रहे हैं तो समझ लें, जो ये सीरीज बनी है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, यानी एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद अगला नंबर आ रहा है। ये फर्स्ट टर्म है ए, 1/2 से मल्टीप्लाई करा 1/2 आया, इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करा 1/4 आया, इसमें मल्टीप्लाई 1/2 से करा 1/8 आया। ये सीरीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाती है। इसकी फर्स्ट टर्म को मैं ए लिख रहा हूं, और जो ये कॉमन रेशियो इससे आप नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसे स्मॉल आर लिख रहा हूं। तो सम ऑफ, यानी कि ऐसी ही है सीरीज, यहाँ पे ब्लॉक में दिखा रहा हूँ, मैथमेटिकल टूल्स की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हो। मैथ्स वाले जो हैं वो आसानी से मेरी बात समझ रहे होंगे, मैं डायरेक्ट भी कर सकता था। ये ब्लॉक में खास तौर से इन पे मैथ्स नहीं है, उनके लिए यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आनी चाहिए। फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, सो इफ r इज लेस देन 1, शर्त लगा दी, अगर ये r की वैल्यू लेस देन 1 हो तो सम ऑफ, s दिखा रहे हैं, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इज गिवन बाई a अपॉन 1 माइनस r।
जो सम आएगा इनफाइनाइट टर्म का वो कितना आएगा, a अपॉन 1 माइनस आर, जहां पर a फर्स्ट टर्म है और स्मॉल r कॉमन रेशियो है, लेकिन शर्त है ये कॉमन रेशियो क्या होना चाहिए, इसकी वैल्यू 1 से लेस होनी चाहिए। लगा दीजिए यहां पर c इक्विवेलेंट, ये टर्म तो अपनी जगह रहेगी, फर्स्ट टर्म क्या है 1, ये 1 रहेगा, r कितना है इसमें 1/2, कितना आएगा आंसर, ये 1 आंसर आएगा आपका 2c। दिस इज द आंसर। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज ट्वाइस ऑफ द c। तो ये आपके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पर प्रॉब्लम 6 नंबर की आई, जो आपको यहाँ समझ में आनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, वो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो भी आया हो आप देख लीजिएगा। अगर 7 आया है तो 7 है, बहुत सिंपल है। किसी एक ने मुझसे ये अभी व्हाट्सएप नंबर पे पूछा था कि सर इक्विवेलेंट क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, आप डिज़ाइन पे मत जाइए, ये पैरेलल ब्रांच नहीं है। ए से शुरू करिए, एक के बाद एक के बाद एक कैपेसिटर है, ऑल आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ऑल आर इन सीरीज combination. Now 1 upon c equivalent is equal to 1 upon c, 1 upon c, 1 upon c plus 1 upon c. That is c equivalent is c by 4. This is the answer. ये रहा आपके सामने आंसर। तो इस तरीके से ये सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करूं मैं आपसे। अब ये इसे मैं C1 इज इक्वल टू सी कह देता हूँ, इसे C2 इज इक्वल टू सी, इसे C3 इज इक्वल टू सी, इसे C4 इज इक्वल टू सी, इसे C5 इज इक्वल टू सी कह देता हूँ। अब आप जरा दिमाग लगाइए कि कौन सा इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन आपको दिखाई दे रहा है। अगर यहां पर मैं कहूं कि C1 एंड C2 आर इन सीरीज, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, C1 और C2 आर इन सीरीज, ये आपका कंसेप्ट गलत हो जाएगा क्योंकि इनके बीच से एक ब्रांच स्टार्ट हो गई। अगर दो कैपेसिटर हैं उनको सीरीज में आप तब मानेंगे उनके बीच से कोई ब्रांच स्टार्ट ना हो। अगर उनके बीच से कोई एक और ब्रांच स्टार्ट हो गई तो ये दो कैपेसिटर सीरीज में कंसीडर नहीं होंगे। कारण इस पॉइंट पे जाते ही आपके पास दो
देयर विल बी टू डिफरेंट पाथ, इसलिए ये C1 एंड C2 सीरीज में नहीं होंगे। चलिए, इन दोनों को सीरीज में मानेंगे तब भी वही प्रॉब्लम आ जाएगी, यहां से स्टार्ट हो गई। इन दोनों को पैरेलल में मानेंगे फिर गलत हो जाएंगे। एक पॉइंट तो कॉमन हो रहा है, दूसरा पॉइंट कॉमन नहीं हो रहा है। तो फिर बात ये आती है कि इसको हम आखिर सॉल्व कैसे करेंगे। इसका सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? सबसे पहला, दो तरीके हो सकते हैं, इनमें मैं एक तरीके की बात कर रहा हूं। मैंने क्या कहा? इसे सॉल्व करने के दो तरीके हैं। देयर आर टू मेथड टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बट आई एम डिस्कसिंग द फर्स्ट मेथड। C1 एंड C2 और C3 एंड C4 है। आप एक चीज चेक करिए, AB के एक साइड के दो जो ब्रांच है 1 और 2, और AB के दूसरी साइड के दो ब्रांच है, उनका रेशियो, यानी C1 अपॉन C2 कितना आ रहा है? दिस इज C अपॉन C1। दूसरी तरफ के कितना आ रहा है? C2 अपॉन C3, C अपॉन C इज इक्वल टू 1। इसका सीधा मतलब है ये रेशियो जो है, सॉरी, C3 अपॉन C4 है। ये रेशियो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि जो सर्किट दिया गया है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। इसे अलग से मैं डिस्कस कर लूंगा, फिलहाल यहां पर बात समझिए। इफ द रेशियो ऑफ टू कैपेसिटर्स, if the ratio of two capacitors C1 C2 across one diagonal, if the ratio of two capacitance across one diagonal is same the ratio of capacitance another side, then the potential difference across another diagonal becomes zero। यानी सर्किट के एक डायगोनल के एक तरफ की ब्रांच में दो कैपेसिटर का जो रेशियो आ रहा है, कैपेसिटेंस का रेशियो आ रहा है, वो सेम है दूसरी तरफ की ब्रांच के दो कैपेसिटेंस का रेशियो। तब दो डायगोनल है यहां पर, तो दूसरे डायगोनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? जीरो होगा। बोले सर, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो का मतलब क्या है? अगर आप A और B के बीच बैटरी लगाएंगे तो ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे। फिर दिमाग में आया, अगर सेम पोटेंशियल पर होंगे तो फिर क्या होगा? सेम पोटेंशियल पे होंगे तो भाई इस कैपेसिटर पर चार्ज स्टोर नहीं होगा। किसी कैपेसिटर में चार्ज स्टोर करने के लिए जरूरी है कि उसकी जो दो प्लेट हैं उन दोनों के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। ये आपने शायद थ्योरी में पढ़ा होगा। ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो रहा, उसके पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कब कब नहीं होगा? जब दोनों के पोटेंशियल सेम होंगे तो डिफरेंस जीरो आएगा। या एक और पहले बताई थी, दोनों एक ही वायर से कनेक्ट कर दें दोनों प्लेट। इन दो कंडीशन में कैपेसिटर चार्ज स्टोर नहीं करेगा। अब मैंने ये कहा, इसे चेक करने का तरीका ये है कि AB के अक्रॉस वन साइड की ब्रांच में जो दो कैपेसिटेंस है उनका रेशियो वही है जो दूसरी साइड के ब्रांच में कैपेसिटेंस का रेशियो है। तब इस डायगोनल को नहीं कह रहा हूं, तब दूसरे डायगोनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? जीरो होगा। यानी अगर मैं यहां पर पॉइंट
P और Q मान लूं तो P और Q के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 आएगा, क्योंकि आप A B के अक्रॉस चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी फाइंड करना चाहते हो। इसका सीधा मतलब है कि आपको बैटरी या सेल A और B के अक्रॉस ही कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो ये C5 पर चार्ज स्टोर नहीं होगा, नहीं होने की शर्त होगी C1/C2 की वैल्यू वही होना चाहिए जो C3/C4 की है। अब चार्ज स्टोर नहीं होगा तो ये ब्रांच फिजिकली तो लगी हुई है, लेकिन इलेक्ट्रिकली इसका कोई भी मतलब नहीं है। यानी कि सर्किट में ये फिजिकली कनेक्ट है लेकिन इलेक्ट्रिकली कोई मीनिंग नहीं है। एग्जाम्पल, आप एक बल्ब का एक तार लगा दीजिए, दूसरे को फ्री छोड़ दीजिए, तो बल्ब फिजिकली लगा हुआ है, इलेक्ट्रिकली कोई मीनिंग नहीं है। या दोनों तार जुड़े लेकिन उसमें करंट फ्लो नहीं हो सकती, तो फिजिकली कनेक्शन है, इलेक्ट्रिकली कोई मीनिंग नहीं है। जब आप घर का लोड कितना है कैलकुलेट करोगे तो उस समय उस बल्ब का लोड कंसीडर नहीं करोगे, क्योंकि बल्ब फिजिकली कनेक्ट है मगर इस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं हो रही। इसी तरीके से कैपेसिटर C5 में चार्ज स्टोर नहीं हो रहा है, ये फिजिकली कनेक्ट है, इलेक्ट्रिकली यूजलेस है। सो above circuit is in the form of balanced Wheatstone bridge. Hence C5 is equal to C will be ineffective. आप क्या लिखेंगे यहां पर कि ये कैपेसिटर इनइफेक्टिव होगा, इसकी C हम फाइंड नहीं करेंगे, ये आपका यूजलेस हो गया। अब फिर आ जाइए पुराने पे, ये और ये सीरीज में हो गए, C1 और C2 सीरीज में हो गए। बोले सर अभी तो आप कह रहे थे कि बीच से ब्रांच निकलेगी, सीरीज में नहीं मानेंगे। मैं उसमें एक पॉइंट और समझिए, वो ब्रांच का इलेक्ट्रिकली सिग्निफिकेंस होना चाहिए, महत्व होना चाहिए। यहां ये फिजिकली कनेक्ट है, इसका इलेक्ट्रिकली इसे हटा दो तो और लगाए रखो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए C1 C2 किस में होंगे, सीरीज में होंगे। इसी तरीके से C3 और C4 काय में होंगे, सीरीज में होंगे। इनका इक्विवेलेंट और इनका इक्विवेलेंट क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा। तो इतना आप क्या लिखेंगे, अबव सर्किट, हेंस अबव सर्किट इज इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, देयरफॉर C5 इज इक्वल टू C इज इनइफेक्टिव। ये आप यहां पर कंप्लीट करेंगे और आगे कैसे बढ़ेंगे मैं यहां स्टेप दिखाता हूं आपको। यहां पर आप लिखेंगे नाउ C1 एंड C2 आर इन सीरीज। डायरेक्ट लगा देता हूं, यहां पे मैंने कहा था दो सीरीज में हो, मल्टीप्लाई अपॉन एडिशन, कितना आएगा C/2। ये दोनों काय में होंगे, C3 C4 सीरीज में होंगे, C3 एंड C4 आर इन सीरीज। तो C" मान लो आप, मल्टीप्लाई अपॉन एडिशन कितना आया C/2, C" कितना आ गया C/2, यानी इसका इक्विवेलेंट कितना है, ये आप लगा हुआ है आंखों के सामने, इसे हटा हुआ मान सकते हैं आप, मिटाइएगा नहीं, मैंने आपको समझाने के लिए। ये कितना हुआ C/2, ये कितना हुआ C/2, इसको क्या कह रहे हो C', इसे क्या कह रहा हो C'। तो C' एंड C" आर इन C' एंड C" आर इन पैरेलल, लास्ट है इसलिए आप C इक्विवेलेंट लिख दिए। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C/2 प्लस C/2
सी। आंसर इज सी। ये रहा आपका आंसर। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सिंसियरली देखिएगा, तो आपको ये मेरी बहुत बातें समझ में आएगी। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो मैं आप प्रॉब्लम क्लास 12th में फ़िलहाल में प्रॉब्लम के ही लेक्चर्स बनाऊंगा। यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे और ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पर प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा नेक्स्ट में। फिलहाल कुछ हैं जिसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर वीडियो को आप सिंसियरली देखेंगे तो आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी, और मेरे एक एक सेंटेंस को अपनी डीप मेमोरी में स्टोर करना कि सर क्या कहना चाह रहे थे। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब करेगा। मैं आपके लिए क्लास 12 के जितने भी लेक्चर बनाऊंगा उसमें केवल प्रॉब्लम ही डिस्कस करूंगा। तो आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम हमें समझने में टिपिकल हैं तो आप ज़रूर मेरे पास भेजिए, मैं उसे अपने चैनल पर सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।